कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 19,838 पद की भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस की होने वाली है कांस्टेबल की अगले महीने यानी जुलाई में। मैं आपकी जो मदद कर रहा हूं उसमें आपको पता ही कि बिहार पुलिस ने क्लास 9th और 10th की पूरी सिलेबस उठा के रख दिया है, तो मैं क्लास 9th और 10th की पूरी सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव, और वो भी 1 वीडियो में। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इससे पहले मैंने 9th का कंप्लीट करा दिया इसी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी मैं क्लास 9th और 10th का हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ कुल 8 वीडियो में, और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहा हूँ, पॉलिटी करवा रहा हूँ, साथ ही इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब करवा रहा हूँ। तो यदि आप नए हैं चैनल पर और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसमें पहले बता दूं कि 2023-24 की जो बहाली आई थी, जिसका अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, उसमें 21,000 प्लस पोस्ट की थी, जिसमें मैंने टोटल 34 वीडियो बनाकर बच्चों को पढ़ाया क्लास 9-10 में, और उसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हो गया और उसकी सारे बच्चों का रोल नंबर वगैरह फीडबैक भी हम इस चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं तसल्ली के लिए कि मैं हवाई बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आपने शुरुआत कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके पास सिलेबस है तो उसे टारगेट करना और उसे हिट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मंजिल कहाँ है। आप इधर उधर भटके, इससे बेहतर है कि आप सिलेबस को फॉलो करें और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ें। पढ़ने का क्या तरीका है? कंसेप्ट पढ़ें और फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ये बेस्ट तरीका है। ये किताब वो किताब, ये क्लास वो क्लास से बेहतर है दोस्त कि जब 9th और 10th का सिलेबस कह ही रहा है तो आपको 9th 10th पढ़ना चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए, है ना। तो ये आपके CSBC ने सिलेबस दिया। देखिए, क्लास 9th का भूगोल का जो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी इसी चैनल पर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी जो हम कराने वाले हैं वो क्लास 10th का, यहाँ पर देखेंगे क्लास X इकाई 1 में है, ये भारत का संसाधन एवं उपयोग। तो 1 में संसाधन पढ़ना है, 2 में कृषि पढ़ना है, इसी तरह से 3 में जल संसाधन, 4 में खनिज, 5 में वन, उसके बाद दूसरे वाले में, और फिर तीसरे, चौथे, 5वें यानी मानचित्र अध्ययन। ये है क्लास 10th की बुक। आपकी तसल्ली के लिए मैं सिलेबस भी दिखाता हूँ, साथ साथ में आपको बुक भी दिखाता हूँ, ताकि आपको लगे कि मैं कोई हवाई बात नहीं करता, जो भी है ऑथेंटिक बात करता हूँ। हाँ, भले कि हमारे जैसे जो चैनल है जिसमें कम रीच आती है, कम लोग देखते हैं, उसे लोग नहीं पसंद करते, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कंटेंट जो है और जो सिलेबस है वो आपको यहीं पर मिलेगा। कंटेंट ओरिजिनल और सिलेबस सहित। कोई भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाता, बस शुरू हो जाता है कि आइए बिहार पुलिस के लिए 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। क्यों भाई? हम वो 100 क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं? कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? जब आपको बिहार पुलिस ने कह दिया कि भाई 9th और 10th का सिलेबस है टोटल, और वो आपको दे भी दिया है, तो आप इधर उधर यू को बौख कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 भूगोल इकाई भारत संसाधन एवं उपयोग। हमने क्या किया है, तो जो आपके चैप्टर्स हैं उस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण समरी पॉइंट्स फॉर्मेट में कंसेप्ट का ले लिया है, और साथ में उसके अंत में उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी होंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संसाधन का महत्व। हम लोग अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधन जो है वो भौतिक है और जैविक है, दोनों हो सकते हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद यानी कि साइंटिस्ट जिमरमैन ने का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये सवाल एक बार पूछा हुआ था बिहार SI में, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका था? जिमरमैन का। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जिस देश में संसाधन की कमी होती है वे देश पिछड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधन के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन एवं अन्य प्राणी। ये सभी संसाधन जैविक संसाधन। उसके बाद है अजैव संसाधन।
निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि चट्टान, धातु एवं खनिज। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग में विभाजित होते हैं। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिनके भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये सारे जो एनर्जी आप देखते हैं, ये सारे एनर्जी का सोर्स वो सोर्स है जो नवीकरणीय है, यानी कि नया होते रहता है। दूसरा हो गया आपका अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो ऐसे संसाधन होता है जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं किए जा सकते, एक बार प्रयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन देख लीजिए आप, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस देख लीजिए। ये सब ऐसे संसाधन है जो आप एक बार खत्म कर लेंगे तो फिर प्रोसेस होने में बहुत समय लग जाए, है ना। चलिए अगला, राष्ट्रीय संसाधन किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्र जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र के अंदर तक का वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने किलोमीटर तक के जो नियरेस्ट राजनीतिक सीमा है, जैसे हमारा देश और कोई और एक देश है, उसके बीच की जो सीमा रेखा है उसके बीच कितने किलोमीटर तक का जो संसाधन होता है वो आप यूज कर सकते हैं, तो 200 किलोमीटर तक। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये काफी वीवीआई सवाल है, इसे आप जरूर कंसिडर करिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारक, नेताओं, चिंतक एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतामन ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी जी के भी विचार निम्नलिखित है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि हमारा जो ये संसार है, पृथ्वी है हमारी, इसमें पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उसी में एक नाम आता है मेघा पाटेकर, इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, गुजरात के रहने वाले हैं। ये काफी वीवीआई है, क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? मेघा पाटेकर। फिर आपसे ये भी सवाल पूछेगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चलाया था, ये उत्तराखंड के थे। चिपको आंदोलन यानी कि वृक्ष को काटा जा रहा था, तो यहाँ के सारे लोग जो है तो ये सारे लोग वृक्ष में लिपट गए और उन्होंने कहा कि पहले मुझे काटना पड़ेगा फिर वृक्ष को। तो यहाँ से प्रसिद्ध हुए चिपको आंदोलन, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि इतने बार बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा सब में पूछे गए हैं कि चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा। कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। यानी कि मनुष्य और टेक्नोलॉजी ये दोनों मिल करके जब हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक रूप से दोहन करते हैं तो उसे कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अगला है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम जगह का नाम है, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ। अब यहाँ से दो सवाल बनेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ। उसके बाद प्रति 5 वर्ष, उसके पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को, कितने जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी वीवीआई सवाल यहाँ से बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये जरूर आपसे पूछ लेगा। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, बिल्कुल हुए हैं। सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो सबसे पहले पर्यावरण को बचाने की बात क्लब ऑफ रोम में करी गई थी, तो ये भी बेहतर सवाल बन सकता है। 1974 में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे। फिर ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 को प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया था तथा इनकी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ। तो आवर कॉमन फ्यूचर। अगला जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 ईस्वी में आयोजित
पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में सुनियोजित प्रयास या फिर 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन आपसे जरूर पूछेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ भैया, न्यूयॉर्क में हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ भैया, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो ये सवाल आपसे जरूर पूछेगा और आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में इस संदर्भ में सुनियोजित प्रयास, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, 3 हुए हैं। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन की सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य जो कि आपको सवाल में देखने को मिलेगा। पृथ्वी सम्मेलन आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन, तो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया था। इस सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों ने लगभग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यानी कार्यक्रम 21, ये सवाल पिछले बार पूछा था बिहार पुलिस में कि एजेंडा 21 जो है वो किस में घोषित किया गया, तो वो 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में घोषित किया गया। ये कार्यक्रम 21 काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिर ये है क्या, तो एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत दिया गया, जिसमें कार्यक्रम 21 के नाम से जाना जाता है। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना करी गई। तो यूँ समझ लीजिए कि कार्यक्रम 21 विश्व को एक बेहतर पर्यावरण संरक्षण हेतु इस्तेमाल किए जाने के लिए यूज किया गया और उसमें सभी लक्ष्य तय किए गए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन 1997 में न्यूयॉर्क में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के लिए 3 वर्ष के बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो हुआ वो हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो सम्मेलन ये कई बार पूछा है, 1997 में हुआ। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड आदि जैसे गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इनमें उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ जापान में हुआ 1997 में। इसमें कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात करी गई, जिसमें कहा गया कि जो यूरोपियन संघ ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% तथा जापान 6% कटौती पर सहमत हुए। तो इन्होंने कहा कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम लोग कम करेंगे ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ जाए, हमारी पृथ्वी जो अननेसेसरी गर्म हो रही है वो चीज़ ठीक हो सके। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना गया। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, जो 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति बनी थी, पर कोई परिणाम इस पर नहीं निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसमें है सबसे पहले हमारे पास भूमि संसाधन। भारत भूमि संसाधन से संपन्न है। यहाँ कुल भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। अब ये सवाल बन सकता है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मुहैया कराती है। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। देश के 27% भूभाग पर पठार के रूप में विस्तृत है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। दूसरा संसाधन हमारे देश में है मृदा निर्माण। कैसे होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा कैसे बनती है, तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप अपना घर
बंद करके 2 महीना छोड़ दीजिएगा तो घर के छत पर, दीवार पर, घर में एक देखिएगा धूल कण बैठ जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे बैठते बैठते जो हजारों साल में मृदा का निर्माण होता है, जो चट्टानें टूटती फूटती है, हवाओं में हवा द्वारा बहा के यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है, उससे मृदा का निर्माण होता है। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। चलिए देखते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा का प्रकार है जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट। ठीक है, चलिए अब ये सब हम लोग डिटेल्स में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो जब क्लास 9th में हम लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। तो उत्तर बिहार में अगर जब जाएंगे तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होता है, जहाँ मक्के की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे खगड़िया हो गया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है उधर उत्तर बिहार में। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। ये देखिए, क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बेहतर हो इसके लिए 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं हम लोग 24-25 पे अटके हुए हैं, 33% नहीं है, जबकि जापान में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 33% हो, 1952 में एक वन नीति बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति कब बना? 1952 में। अत्यधिक प्रयास के बावजूद भारत 33% में से 24.62% आंकड़ों तक पहुंचा है। यानी हम लोग 24 तक पहुंचे हैं, 24% हमारे पास वन है, जबकि एक जो हमारा भूभाग है उसमें कम से कम 33% होना चाहिए। तो ये भी दोनों सवाल आपसे बनेंगे कि अभी कितना है, लक्ष्य कितना होना चाहिए। भूक्षरण, मृदा को अपने स्थानों से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को भूक्षरण कहते हैं। जैसे गतिशील जल, हिमानी, समुद्री लहर आदि से भूमि क्षरण होता है। भू संरक्षण, वृक्षारोपण से भूसी का संरक्षण किया जा सकता है। देखिए, ये सवाल पूछा हुआ था बीपीएससी टीआरई में कि जो भूमि का क्षरण होता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या था? वृक्षारोपण से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि कंसेप्ट पढ़िए, वहीं से ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। खाली ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं रहेगा, चीज़ों को समझ के पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए तो ज़्यादा बढ़िया। वर्षा जल का संरक्षण आदि से भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखीय जुताई, काउंटर प्लाउजिंग से मृदा अपरदन रोका जा सकता है। एंड्रीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन दर को रोक देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी टीआरई में कि जो मेढक का प्रजनन है वो कौन रोकता है? एंड्रीन नाम का रसायन। सोपान कृषि उत्तराखंड में सर्वाधिक होती है। सोपानिक कृषि, सीढ़ीनुमा खेती ही सोपानिक कृषि है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है। काली मृदा का ही दूसरा नाम रैगूर मृदा है, जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा संसाधन हमारे पास है जल संसाधन। 2008 में उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र में सबसे बड़ा बाढ़ आया था। पिछले क्लास 9th क्लास में हमने इसको डिस्कस करा था, तो शायद मिस हो गया था, तो एक बच्चे ने हमें कमेंट किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनका आंसर भी दे दिया कि 2008 में भीषण बाढ़ आया। तो वैसे तो बाढ़ कई बार आए, लेकिन 2008 का बाढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 100 साल पहले जो बाढ़ की स्थिति हुआ करती थी कोसी नदी में, जो रास्ता हुआ करता था, उस रास्ते को पकड़ लिया कोसी नदी ने, और जिससे बहुत जान माल की क्षति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के स्रोत। पृथ्वी के अधिकतम स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल स्रोत विविध रूपों में पाया जाता है, जैसे भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों करते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है, जिसमें मात्र 2.5% ही अलवणीय यानी मृदु जल है, यानी मीठा जल है जो पीने लायक। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सवाल बन सकता है, कितने प्रतिशत मीठे पानी है हमारे यहाँ। चलिए अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाला उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये सवाल पूछा हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो
जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत देश अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लैस है, जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, सोन नदी परियोजना। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। अब ये भी सवाल बन सकता है। कालांतर में कई समस्याओं को उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2004 के रूप में प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस जल नीति के अंतर्गत क्या हुआ? तो इस जल नीति के अंतर्गत हुआ कि जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजना को निर्मित किया गया। जल की उपलब्धता को बनाए रखना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। वो अलग बात है कि अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ में भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया, जिसमें गांव, खेत, शहर, उद्योग को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन तथा मल जल शोधन, पुनः चक्रण आदि पर बल दिया गया। मेघालय में स्थित चेरापूंजी एवं मानिसरम जो विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा मणिसरम मेघालय में होता है विश्व में। तो जहां पेयजल संकट निवारण हेतु लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। 25% जो है जल छत पर जो गिरते हैं उसका संग्रहण किया जाता है मेघालय में। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जा सकता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहार के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सवाल पूछा हुआ है, जोहर क्या है? तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में जैसे कि जैसलमेर में एक गड्ढा खोद करके पानी को हम लोग वर्षा के जल को वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उसे जोहर कहते हैं। राजस्थान के बीरोना, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टॉक कहा जाता है। तो वहाँ पे गड्ढा खोद के एक टैंक भी बनाया जाता है। जैसे हम लोग मोटर लगा के छत पे रहते हैं तो वो लोग अंदर ही टैंक लगा देते हैं, जिसमें वर्षा का पानी वर्षा का पानी भरता है और फिर उसे हम लोग यूज करता है वहाँ के लोग। ये जो है ये प्राय आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। यह कार्य राजस्थान की तरुण भारत संघ कई वर्षों से कर रहा है। तरुण भारत संघ यानी एक यूनियन है, यूँ समझ लीजिए एक एनजीओ है, इसका नाम है तरुण भारत, जो राजस्थान में इस काम को कर रहा है कि लोगों के घरों के छत से पाइप जोड़ करके नीचे गड्ढा खोद के उसमें एक टैंकी लगा के पानी को स्टोर करता है और फिर उसी को यूज करता है। तरुण भारत संघ की स्थापना 1975 में हुई। ये राजस्थान में काम कर रहा है, संस्थापक राजेंद्र सिंह है। तो काफ़ी वीवीआई पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आ रहा है। बिहार की 3 प्रमुख परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना जो बिहार का सबसे प्राचीन है, तो क्वेश्चन आ गया इसमें। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है सोन नदी, और ये पहली परियोजना है, 1874 में हुई, 130 किलोमीटर लंबी है। यह डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकली है। पूर्व की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा में 3 उपशाखाओं का निर्माण है, जो भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर और तीसरी शाखा जो है रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर तीनों जिलों को प्रभावित करती है। 1968 में सोन नदी परियोजना डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहर का जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहर विस्तारीकरण सुदृढ़ हुआ। इस वजह से सोन की यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है, जैसे कि रोहतास। सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन की सहायक नदी है रिहंद, जिसपे यूपी में रिहंद परियोजना भी बनाया गया है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदमन जल परियोजना के नाम से जाना जाता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता थे मेघा पाटेकर, जो मैंने बताया आपको पहले ही। यह एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जो स्थानीय लोगों को, किसानों को, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के बांध के विरोध के लिए प्रेरित किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध परियोजना, उसको ये लोग विरोध कर रहा था कि नदी खराब हो जाएगी। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, और जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वो मानव निर्मित वन कहलाते हैं।
यानी कि मानव निर्मित वनवानगी कहलाते हैं। विश्व में स्थान वनों का विस्तार के आधार पर विश्व के देशों में क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वन का विस्तार ब्राज़ील में है, उसके बाद कनाडा में है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय वन स्थित रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FSI द्वारा प्रकाशित करती है प्रत्येक 2 वर्षों में। प्रत्येक 2 वर्षों में मैं ये सवाल आपसे पूछ देगा। मैग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मैग्रोव पश्चिम बंगाल में और फिर दूसरे गुजरात में तथा तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। ये VVI पॉइंट्स है, यहाँ से सवाल बनेंगे कि सबसे ज्यादा मैग्रोव वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र का क्रम अगर देखें तो सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, MP, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में, शीर्ष आवरण के मामले में शीर्षक 5 राज्य जो है वो है मिजोरम। तो देखिए दोनों सवाल आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा वन तो भैया मध्य प्रदेश में, लेकिन वनों के प्रतिशत के हिसाब से देखें यानी कि घने वन, यानी कम जगह में बहुत ज्यादा घना वन जो है वो मिजोरम में है, 84.53%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बहुत बड़े क्षेत्रों में, ये यूँ समझ लीजिए जैसे ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इनके ये इतना बड़ा क्षेत्र है, मान लीजिए MP है, इसमें पूरे में वन लगा हुआ है, यहाँ 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 ये पूरा। लेकिन मान लीजिए ये जो एरिया है ये है हमारा मिजोरम और इसमें वन ऐसे लगा हुआ, तो आपको एक चीज़ तो समझ आ जाएगा कि सही बात है कि जो वन का जो क्षेत्र है वो यहाँ बड़ा है, लेकिन जो घनत्व है वो कहाँ बड़ा है, वो यहाँ बड़ा है। इसीलिए कहा गया है कि जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, तो परसेंटेज के मामलों में, डेंसिटी के मामले में मिजोरम 1 नंबर में आ जाता है और वन क्षेत्र के मामले में आपको 1 नंबर में मध्य प्रदेश आ जाता है, MP। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। बिहार के विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति है, क्योंकि वर्तमान में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में लगभग वन समाप्त हो गया है। बिहार में वन का प्रतिशत 7.84% है। ये BPSC के द्वारा पूछा गया सवाल है, VVI पॉइंट है, क्वेश्चन आस्क किया हुआ कि बिहार में अब कितने प्रतिशत बने, 7.84%। आरक्षित एवं रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में ही है। हिमालय यव कैसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने की मदद करता है, जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। हिमालयन यव कैसर नामक एक पौधा है, हिमालयन यव केसर नामक एक पौधा है जो कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए भी काम करता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर टाल क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मोकामा टाल है बिहार में, काफी फेमस है। भारत के राजाओं ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया था। विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य यह है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकृत करते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगाया था और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में लिखा था। तो अगर आपसे यही सवाल पूछे कि इतिहास की दृष्टि से आप बताइए कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए कौन से राजाओं ने कदम उठाया था, तो अशोक का नाम पहले आप लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और जहांगीर के आलेख में भी प्राकृतिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में, अब ये भी सवाल पूछ सकता है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ये भी सवाल आपसे आ जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है हमारे यहाँ देहरादून में है, देहरादून, यस। इस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक सूची बनाई जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक में वो सारे प्राणियों का उल्लेख किया जाता है जो अब विलुप्त होने वाले हैं, जिस पर खतरा आ गया है। चलिए, रेड डाटा बुक का नाम दिया गया है। तथा असाधारण पौधे, रेयर प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो अब नहीं मिल पा रहे हैं, उसे को ग्रीन बुक तैयार किया गया उसके लिए। तो रेड डाटा बुक इसमें सामान्यतः सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराया जाता है कि अब ये सब खतरा के कारण अब ऐसी जो जैसे बाघ हो गया, सियार हो गया, इन सब पे बहुत खतरा, अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। प्रजनन केंद्र, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के प्रजनन दर में कमी आती है, इसलिए हमें अनुकूल परिस्थिति बनाना होगा, तभी प्रजनन वृद्धि होगी ताकि जीव जंतु हमारे पर्यावरण में रहे। हमारे देश में मध्य प्रदेश के पर्यावरण परिवर्तनों के कारण घड़ियाल की संख्या में भारी कमी आई है।
इसके लिए इसके संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश के मुरैना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घड़ियाल केंद्र स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। उड़ीसा में नंदन कानन उजले जो बाघ का प्रजनन केंद्र खोला गया, यहाँ बाल लिखा गया, बाघ होगा, बाघ का प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो उड़ीसा जाएंगे तो वहाँ नंदन कानन जो एक जैविक उद्यान है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक बाघ का प्रजनन केंद्र खोला गया है। जैव अपहरण क्या है? प्राकृतिक जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवांशिक गुणों में हेराफेरी को जैव अपहरण कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ से एक सवाल तो बनाएगा दोस्त। भारत सरकार द्वारा 1973, सबसे पहले यही याद रखिएगा, बाघों को की तेजी से घटती हुई आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया योजना है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं। बाघों की जनसंख्या भारत में 1973 में 1827 थी, 1985 में 4002 और फिर 2022 से घटने लगा है, 3167 पे आ गया। देश में वर्तमान टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। बिहार में एक है आपको पश्चिमी चंपारण में, है ना। चलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बधवा गांव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में, मानस असम में और काजीरंगा भी असम में है, पोड़ियार केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन 1973 पर्यावरण संरक्षण हेतु यह आंदोलन हुआ था। पेड़ों और जंगलों की रक्षा हेतु उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। वन्य जीव संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान भी बहुत सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम पहले देखते हैं। आपको पता होगा सलमान खान ने हिरन को मार दिया था, उन्हें जेल हुई थी। अफ्रीकन कन्वेंशन के हिसाब से 1968 में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण नियम हेतु आया। रामसर कन्वेंशन 1971 में आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण हेतु एक नियम बना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। विश्व प्राकृतिक एवं रक्षा अधिनियम 1972 में आया। अब राष्ट्रीय कानून, हमारे देश में क्या कानून है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, 1952 में बना। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 एवं 51 वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। तो ये भी आपको पॉलिटी से रिलेट करके पूछा जा सकता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन्य जीव सुरक्षा नियमावली 1973 में बना, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। प्राकृतिक अधिवेशन वातावरण में विकसित होने वाले पौधे एवं जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। पादप, भारत में वनस्पतियां 8 वनस्पतिक क्षेत्र है, बॉटनिकल रीजन में बांटा गया है। पहला पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर से कुमाऊं तक का क्षेत्र आता है। इसमें चीन, देवदार, कोनधारे वृक्ष पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के अधिक ऊंचा क्षेत्र में अल्पाइन वनों का विस्तार है। तो ये सवाल कई बार पूछा है, अल्पाइन वनों का विस्तार कहाँ पर है। दूसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जहाँ ओक, फूलों वाले सदाबहार वृक्ष पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। असम वनस्पतिक क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच के क्षेत्र को असम का वनस्पतिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर सदाबहार वन, बांस और लंबी घास के झुरमुट वनस्पतिक क्षेत्र मिलते हैं। सिंधु का मैदान, तो भैया यहाँ तो पूरा मैदानी क्षेत्र है। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदानी क्षेत्र को सिंधु मैदान के क्षेत्र के से जाना जाता है। बबूल, नागफनी, खजूर, ओक आदि वृक्ष इस मैदान में पाए जाते हैं। उसके बाद गंगा का मैदान, अरावली और बंगाल एवं उड़ीसा के बीच का क्षेत्र गंगा का मैदान क्षेत्र कहलाता है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे बांस, साल, खैर, तंदू वृक्ष आदि पाए जाते हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद मालाबार क्षेत्र, गरम और ये मसाले, सुपारी, नारियल, रबर, काजू, चाय, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक है आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो कि आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। यहाँ पर सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, समुद्र तटीय जंगलों की प्रमुखता अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के अनुसार 47,000 पेड़ पौधों की प्रजाति हमारे देश में पाई जाती है, जिसमें 3500 प्रजातियां देसी है। जंतु, देश में 89,451 जीव जंतुओं की प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा ग्रुप, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी 390 टाइप के। चलिए जैव विविधता,
किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। भारत जैव विविधता में धनी है। भारत में जैव विविधता के लिए 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स यहाँ से निकलेगा। पश्चिमी घाट क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, सुंदरवन क्षेत्र। तो भारत में ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट एरिया कहलाते हैं। एक सवाल जरूर आपसे यहाँ से बना के पूछेगा, विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म परजीवी की है। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1981 में बना था। कुछ औषधि दवाएं जैसे मॉर्फिन दर्द निवारक दवा है, मॉर्फिन सेना को दिया जाता है। कुनैन मलेरिया का उपचारक दवा है। टैक्सोल कैंसर के उपचार के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारत में वनों का विस्तार 24% है और बिहार में 7.84%, 7% याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधन। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक होता है अधात्विक। धात्विक खनिज वो होता है जिसमें लौह, अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज ये सब होते हैं। और धात्विक खनिज जिसमें अधातु होता है, धातु की मात्रा नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम। धात्विक खनिज जिसमें धातु हो, जिसमें विद्युत पास कर जाए, और धात्विक खनिज जिसमें नहीं हो। खनिजों का वितरण भारत में कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। देश का सबसे बड़ा खनिज पेटी उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये सवाल बनेगा दोस्त कि हमारे देश का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र जो है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपका झारखंड, उड़ीसा ये सब आता है। अब इसमें आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार जिसे झारखंड कहा जाता है, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र ये सब आते हैं। लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट इत्यादि का भंडार भी इस क्षेत्र में है। उसके बाद है दक्षिणी पश्चिम पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि के भंडार यहाँ भी उपलब्ध है। देश में 3 सोने की खान है इसी पेटी में है। कहाँ पर, कर्नाटक में। जैसे कर्नाटक का सोना का खान है कोलार, केजीएफ मूवी भी बनी है। केजीएफ का मतलब क्या हुआ, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। चलिए उत्तर पश्चिम प्रदेश, खंभात खाड़ी से अरावली श्रेणी तक उत्तर पश्चिम प्रदेश को क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अलौह धातुएं चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आदि पाए जाते हैं। चलिए लौह अयस्क को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। ये सवाल पूछा हुआ है दोस्त, आपको भी पूछ लेगा कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ जो है या उद्योग की जननी लौह अयस्क को ही कहते हैं। भारत में विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग है। चलिए तो कैसे, जैसे हेमाटाइट 68% इसमें लोहा का अंश होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिंगेनाइट ये सब लोहा का, लौह अयस्क का ही पार्ट है, जिसमें लोह अंश जो है वो सबसे ज़्यादा हेमाटाइट में होता है, जो कि आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा लोहा का अंश किस में होता है, हेमेटाइट में। मैग्नीज अयस्क उत्पादक में उड़ीसा का शबलपुर, रायगढ़ में सर्वाधिक होता है। उड़ीसा, शबलपुर और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में होता है। 1 टन इस्पात निर्माण में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। बॉक्साइट यह एक अलौह धातु निक्षेप है, इसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। तो ये सवाल पूछेगा कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। ये काफी वीवीआई सवाल है, रेलवे में पूछा है हाल ही में एनटीपीसी में। तांबा अलौह धातु है, सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। तांबा का उत्पादक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है आप लोग को। चूना पत्थर राजस्थान में आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट जो उड़ीसा से होता है। शक्ति ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। जबकि अगर हम देखें तो कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट, सबसे ज्यादा कोयला कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। ये वीवीआई होगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला का भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के बाद पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में प्रथम 1866 में असम घाटी में, असम के दिग्बोई में तेल के क्षेत्र मिले थे, जहां पर पहला रिफाइनरी भी बना है। 1890 में दिग्बोई क्षेत्र असम में तेल मिला था। 1959 में खंबात की खाड़ी जो गुजरात में वहां मिला, और 1975 में मुंबई हाई अरब सागर में तेल का पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है। असम का डिगबोई, नरकटियागंज, मोरान, रुद्रास। अरुणाचल प्रदेश का निगरू में, नागालैंड के बोरहुल्ला, ये सारे तेल क्षेत्र हैं।
गुजरात में देखेंगे तो खंबात बेसिन है, गुजरात के मैदानी क्षेत्र में है। अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसांबा, मोहसाना, ये सब गुजरात के तेल क्षेत्र है। मुंबई हाई जो अरब सागर में है, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम अरब सागर में स्थित है। 1975 में तेल खोदने की शुरुआत यहाँ हुई। समुद्र में सागर सम्राट नामक जलयान यहाँ से तेल निकालता है। पूर्वी तटीय प्रदेश कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने में विस्तृत है। वाडुमेर बेसिन राजस्थान में है। तेल परिष्करण यानी कि तेल शोधन, 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में स्थापित हुआ। काफी वीवीआई दोस्त, रट जाओ। दूसरा रिफाइनरी 1954 मुंबई में स्थापित हुआ। और तीसरा बरौनी में, बिहार के बरौनी में बेगूसराय जिले में स्थित IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल रिफाइनरी कारखाना 1964 में स्थापित हुआ रूस की मदद से, 1964। तो ये देश का तीसरा ऑयल रिफाइनरी, पहला असम का डिगबोई, दूसरा मुंबई और तीसरा बरौनी। वर्तमान में कुल तेल रिफाइनरी है 23-25, जिसमें से 23 को क्लियर है, 2 बन रहे हैं, एक बाड़मेर में, एक रत्नागिरी में। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस, देश में प्राकृतिक गैस असम, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेलाओं में पाई गई। विश्व में भंडार एक रूस, दूसरा ईरान और भारत 18वें स्थान पर है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप लोग पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक गैस में भारत 18वें नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की बात करें तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है 1897 दार्जिलिंग में लगा था, पश्चिम बंगाल में। जल विद्युत परियोजनाओं में अगर देखें तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। दूसरा है दामोदर घाटी, झारखंड बंगाल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें तिलैया बांध इस पर बनाया गया है, मयन बांध, तिलैया बांध, यह सब बना है। कोसी परियोजना जानते ही हैं, कोसी नदी उड़ी नेपाल से निकलती है। 1954 में इस पर एक परियोजना आया, हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाया गया, जिसमें 50% बिजली बिहार को मिलता है और 50% नेपाल को। उसके बाद रिहंद परियोजना, सोन की सहायक नदी है रिहंद, इस पर बनाया गया है। इसी के कारण एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है, विश्व की सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर, तो ये काफी वीवीआई हो जाता है, यहाँ से सवाल आपको बनेगा। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है, इसके निर्माण में जो बांध बना है राणा प्रताप सागर बांध बना है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में तुंगभद्रा परियोजना सबसे प्रथम है। शरावती नदी परियोजना जो है कर्नाटक में है, शरावती नदी पर बनाया गया है। चलिए उसके बाद ताप शक्ति आता है, पावर प्लांट, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र मुंबई में है, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा बुलंदशहर यूपी, काकरपाड़ा गुजरात और कैगा कर्नाटक और कुडनू झुलुन परमाणु विद्युत गिरी तमिलनाडु में। तो ये सब जो परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये यहाँ पे बिजली बनाए जाते हैं। गैर परंपरागत शक्ति में सौर ऊर्जा सबसे नंबर 1 पर है। पर्यावरण में अनुकूल तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाती है हमारी सौर ऊर्जा। इस पर हमारी टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काम हो रही है। चलिए गुजरात राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं, बिल्कुल। पवन ऊर्जा, पवन चक्की से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कच्छ गुजरात में है और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, यानी कि पूरे भारत में अभी तक 2 ही पवन ऊर्जा सिस्टम हम लोग बना पाए हैं। उसके बाद ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा है, समुद्रीय ज्वार तथा तरंग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय तरंग ऊर्जा कहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र खंबात की खाड़ी गुजरात और कच्छ की खाड़ी गुजरात और सुंदरबन है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के उच्च ताप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। संयंत्र मणिकरण हिमाचल प्रदेश दुर्गा घाटी लद्दाख में स्थित है। उसके बाद आता है बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। कुछ विशिष्ट अपशिष्ट पशुओं और मानक जानित अपशिष्ट के उपयोग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को बायोगैस और जैव ऊर्जा कहते हैं। अभ्यास प्रश्न देखिए फटाफट, जो आपके एग्जाम में
डायरेक्टली पूछे जाएंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन, भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है जिसमें 90% प्लस कार्बन की मात्रा होती है। सबसे निम्न कोयला है पीट कोयला। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 2, वर्षा की सहायता से विकसित प्रणाली को शुष्क कृषि प्रणाली ड्राई एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारे देश में 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। कृषि योग्य भूमि के प्रकार, शुद्ध बोया क्षेत्र, चालू पड़ती भूमि, अन्य पड़ती, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। सस्य या गहनता, कुल बोया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया क्षेत्र गुने 100। प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमारे कृषि योग्य भूमि को प्रभावित करने वाले कारक हैं सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पाद का उचित मूल्य। शुष्क भूमि कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि कृषि 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है वो आर्द्र भूमि कहते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी जीवन निर्वाह कृषि जैसे स्लैश एंड बर्न कृषि, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमीन कृषि, मणिपुर में पामुलू कृषि और अंडमान निकोबार में दीपा कृषि, ये सब जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। फसल प्रारूप, यहाँ से एक सवाल बनेंगे। रबी फसल जाड़े के अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सब हुआ रबी फसल। पूछेगा निम्न में कौन रबी फसल है? उसके बाद है खरीफ फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये जैसे वर्षा ऋतु में आपको बोया जाएगा आराम से, जैसे धान, मकई, ज्वार, बाजरा, मूंग इत्यादि। जायद फसल ये गर्मी में आएगा। खरीफ और रबी फसल के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु होता है जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ये जो 2-3 महीना होता है, इसमें खीरा, ककड़ी, बतिया, नेनुआ, भिंडी, खरबूजा इत्यादि ये सब होते हैं। उसके बाद एक होता है नगदी फसल। नगदी फसल जो बिजनेस पर्पज से किया जाता है, जैसे गन्ने की खेती, आपको गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब, गाजर हो गया। इकाई 3 निर्माण उद्योग। निर्माण समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र, निर्माण और विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धता का सूचक है। कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से रुई, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण करना। भारत में आधुनिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना में हुई। सूती कपड़े मिल की स्थापना 1854 में हुई थी मुंबई में सबसे पहले। जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कोलकाता में खोला गया था। भारत में उद्योग का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद 1951 से शुरू हुआ। उद्योग का वशीकरण विभिन्न आधारों पर निकाला जा सकता है। जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग होता है तथा अधिक उत्पादन हो तो उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। सूती कपड़ा उद्योग, पाटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग एक होता है भारी उद्योग। इस उद्योग में अत्यधिक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें पूंजी की बहुत अधिक लगाई होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया। सूती वस्त्र बनाने का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक में पहली सफल मिल जो मुंबई में खोला गया 1854 में कवासजी नाना भाई डावर ने लगाया था। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। वैसे भी हड़प्पा सभ्यता से कपास की खेती चली आ रही है। चलिए, यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी कहा जाता है और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई को सूती वस्त्र की नगरी और आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। देश में पहला वस्त्र पार्क सिले सिलाई वस्त्र निर्यात सद्मान के लिए बस्ता टेक्सटाइल पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर में एटवी परम्पलायम गांव में किया गया था। जूट या पाटसन उद्योग,
सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा बड़ा उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत संसार में पहला स्थान रखता है। जूट के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। ऊनी वस्त्र उद्योग, यह देश का सबसे पुराना वस्त्र उद्योग में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में। पश्मीना ऊन, तो ये जो है एक विशेष नस्ल की बकरियां के बाल यानी रोए से तैयार किया जाता है, जो बहुत अधिक नरम और मुलायम होता है और अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाला जाता है। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। तो ये सब सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। पश्मीना ऊन कहाँ से पाया जाता है? रेशम वस्त्र, भारत आरंभ से ही रेशमी से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश में 4 प्रकार के रेशम पैदा की जाती है, मलबरी, तसरी, ईरी, मूंगा। एक बार सवाल पूछ दिया कि ईरी निम्नलिखित में से क्या है? तो रेशम कीट का प्रकार है। तो यहाँ से पूछा जाएगा सवाल। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। कर्नाटक के बेंगलोर में, कोलार में, मैसूर में और बेलगांव में ये रेशम के प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बकुरा तथा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला तथा श्रीनगर रेशमी वस्त्र तैयार करने का प्रमुख केंद्र रहा है। कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र उद्योग कृत्रिम धागों का प्रयोग होता है। इन वस्त्रों में हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं, पुनः रंगने के और बनने में भी आसानी होती है। नोट, कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रियान, एक्रिलिक और पॉलीमर कहते हैं। एक बार सवाल पूछ दिया था कि नायलॉन क्या है, तो ये क्या है? एक कृत्रिम धागा है। चीनी उद्योग, भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खंडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत का पहला गन्ना उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन पहले बिहार हुआ करता था। लौह और इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। दशमिक प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती है। दमसिक की प्रसिद्ध तलवारें जो है वो भारतीय लोहे से बनाई जाती है। इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी में शुरू हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को द्वारा सकाची, झारखंड में स्थित जमशेदपुर में कारखानों की स्थापना के साथ हुआ। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है और बर्मिंघम ओरिजिनल में इंग्लैंड में। यहाँ पर दिया हुआ है कौन कब बना, तो टाटा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड में बना, जमशेदपुर जगह में। उसके बाद इसको भारतीय लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल के क्या है बर्नपुर में। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात VISL कर्नाटक भद्रावती में। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से बना छत्तीसगढ़ में भिलाई में। राउरकेला इस्पात जर्मनी के मदद से उड़ीसा में बना राउरकेला में। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित हुआ। और बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से झारखंड बोकारो में स्थापित हुआ। और सेलम, श्री सेलम, ये भारत का खुद का बना हुआ है, तमिलनाडु में है, सेलम में जगह पे। विशाखापत्तनम, ये भी भारत का खुद का है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में। और विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये भी भारत ने खुद बनाया, कर्नाटक विजयनगर में। यानी यूं कहिए तो टिस्को तो जमशेदजी टाटा भारत के ही हैं, और भारतीय लौह इस्पात इसको भी ये भारत सरकार का है, और विश्वेश्वरैया ये भी भारत सरकार का। तो भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थापित हुआ। ठीक है, ये पहला था रूस की सहायता से। उसके बाद राउरकेला में जर्मनी की सहायता से, ये भी उड़ीसा में, ये उड़ीसा के राउरकेला में आया। एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, और एक ब्रिटेन की मदद से आया पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। ये 3। उसके बाद एक और आया रूस की मदद से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट। उसके बाद ये 3 लास्ट वाला भारत ने अपने खुद से बनाए। यहाँ से सवाल बनेगा दोस्त, ये जो आपको अभी मैंने बताया, इससे एक सवाल तो एक से 2 क्वेश्चन कंफर्म इस सीट से आने वाले, देख लीजिएगा, क्वेश्चन में छपा हुआ है। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग जो है भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला, हल्का और जंगरोधी विद्युत का सुचालक होता है। इसमें इसका अयस्क बॉक्साइड है। हवाई जहाज उद्योग तथा तार बनाने में इसका काफी उपयोग किया जाता है। चलिए, भारत का सबसे पुराना तांबे की खान जो है वो राजस्थान की खेतरी में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक उद्योग, कौन सा उद्योग? उर्वरक उद्योग।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग क्या है, अनिवार्य रूप से है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 में रानीपेटी तमिलनाडु में स्थापित हुआ, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी में स्थापित हुआ। तो झारखंड में एक जगह है सिंदरी, माफ कीजिएगा, इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 में हुआ। भारतीय उर्वरक निगम, हाँ, भारतीय उर्वरक निगम जो है वो आपके सिंदरी में संयंत्र में स्थापित हुए। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग के बारे में देखते हैं। आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सीमेंट का। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। पहला सीमेंट संयंत्र जो है 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। रेलवे की बात करें तो बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में चितरंजन में बनाए जाते हैं। तो रेलवे इंजन जो है, विद्युत से चलित रेलवे इंजन यानी लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। चितरंजन में इसका फैक्ट्री है, जबकि डीजल इंजन वाराणसी यूपी में बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवारी के डिब्बे पेरम्बूर, बंगलौर, कपूरथला और कलकत्ता में बनाए जाते हैं। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन यानी कि डब्बे तैयार करते हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिला में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है बिहार में। नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे के डिब्बे बनाने के कारखाने हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग। 3 पहिया स्कूटर के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। 3 पहिया में मोटरसाइकिल के निर्माण में लखनऊ का सतारा, पंकी कानपुर, अहमदाबाद के निकट अंकुदी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में बनते हैं। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। टाटा की कंपनी है नैनो। पोत निर्माण, पानी में चलने वाले बड़े बड़े आकार के पोत का निर्माण कोचीन और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होता है। मझगांव पोत भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाए गए हैं। मझगांव गोवा में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु 1940 में इसकी स्थापना हुई। इस कारखाना को 1964 में एरोनॉटिकल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इंडिया लिमिटेड HAL बेंगलोर में बनाया गया। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिलिकन वैली यानी सिलिकन नगर भी कहते हैं। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। निजीकरण, देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार काम या समाप्त हो जाता है। उदारीकरण, इसमें उद्योग तथा व्यापार की लचीला नियम कानून बनाए जाते हैं। वैश्वीकरण यानी उद्योगों का विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना और विश्व के बाजारों के साथ जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका एक देश में ना होकर के अन्य देशों में उसका मुख्यालय हो, उसका नियंत्रण हो, वो सेवाओं को प्रदान करता है, उसे अपन बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण, उद्योग से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को बुरी तरह प्रदूषित किया। सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटने वाली गैस कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, काफी VVI पॉइंट है। CO कार्बन ऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर, है ना, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को बिल्कुल रोक देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। SO2 से आंख में जलन, दम्मा, खांसी, फेफड़ों का रोग आदि होती है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे अधिक जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अवशिष्ट कचरे जो नदियों में छोड़े जाते हैं। ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के होते हैं। उद्योग से निकलने वाला विषयुक्त धातुएं कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, जिससे जो जलीय जीव जंतु हैं उसको बहुत दिक्कत होता है और वो पानी गंदा पीने से जो हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड, ये पीलिया वगैरह रोग होता है।
जैसे पटना में जो छात्र अधिकतर पढ़ते हैं उसे पीलिया हो ही जाता है गंदा पानी पीने से। ध्वनि प्रदूषण, अवांछित शोर भी ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटित हुआ था। चलिए अध्याय 4 है परिवहन एवं संचार व्यापार। परिवहन के प्रकार देखिए, एक सड़क मार्ग हो गया, एक रेल मार्ग हो गया, एक जल मार्ग हो गया, एक वायु मार्ग हो गया, एक पाइपलाइन मार्ग हो गया। तो भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। भारत का जो पहला सड़क है और सबसे पुराना है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, जो पश्चिम बंगाल बिहार होते हुए दिल्ली तक जाता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश का महाराष्ट्र में पहला स्थान है। महाराष्ट्र का देश में पहला स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान पे नाम आता है। पक्की सड़कों का सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान आता है। गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258 और 152 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 प्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा। चेन्नई यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सीमांत सड़कें, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। इसे सीमांत क्षेत्र सड़क कहते हैं, जिसका गठन 1960 में हुआ। इसी सड़क के द्वारा हम सैनिकों को अपने सीमाओं के आसपास भेजते हैं और उसका सामान भेजते हैं। रेल मार्ग, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की रेल सेवा चली थी। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के लिए आवागमन के लिए डीएमयू, ईएमयू, मेमयू रेल सेवाएं उपलब्ध है। रेलवे में कुल 19 रेलवे जोन है। 19वां रेलवे जोन कोंकण रेलवे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये रेलवे जोन है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, है ना। ये जो उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपको? नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ठीक है। और दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे चेन्नई। और पूर्व रेलवे कोलकाता और पश्चिमी रेलवे चेन्नई, है ना। और यहाँ पे एक मुंबई, ये सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे तो हमें नक्शा क्लास में आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है, इसे आप पॉज करके आसानी से एक बार पढ़ सकते हैं और एक नक्शा बना करके आप याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वायु परिवहन, देश में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुई। इलाहाबाद के नैनी के बीच हुई 10 किलोमीटर की छोटी सी उड़ान थी। यह उड़ान डाक ले जाने के लिए आया था। पहले डाक यानी कि सामान ले गया, पहले आदमी को ले जाता, मर हो जाता तो दिक्कतें होता। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इसे इस क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 में गठित कर दी। विमान परिवहन जांच समिति के सुझाव पर 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि सभी वायु परिवहन को देश का संपत्ति घोषित किया गया। भारतीय विमान निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड 1985 से दी जा रही है। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आते हैं जल मार्ग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना करी गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को रखा गया। 1960 में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात के संरक्षण के सुझाव दिया गया। यहाँ भी बिहार के साथ भेदभाव करी गई है। इस दृष्टि से जहाज रानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया। 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई। भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं स्थान देखिए फटाफट। मुंबई महाराष्ट्र,
ननवा शेवा महाराष्ट्र कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकरण तमिलनाडु, कांडला गुजरात, कोच्चि केरल, इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मरगांव गोवा, मंगलौर कर्नाटक। भारत में संचार सुविधा। 1854 में भारतीय डाक की विभाग की स्थापना हुई। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र हैं। भारत में रेडियो का प्रकाशन 1927 से शुरू हुआ। काफी वीवीआई सवाल है, यहाँ से बन सकता है। अध्याय 5 कृषि एवं वन संसाधन। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पर 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। झारखंड से अलग होने के बाद भी बिहार के लोगों को कृषि का महत्व काफी बढ़ा है। चलिए, यहाँ 4 फसलें होती हैं, भदई, अगहनी, रग्बी एवं गर्मा। भदई, अगहनी, रग्बी एवं रबी एवं गर्मा। भदई इसकी शुरुआत मई जून में होती है और अगस्त सितंबर में कटाई ली जाती है। भदई धान, ज्वार, बाजरा, मकई आदि यहाँ पे होती है। बिहार में गहन खेती इंटेंसिव फार्मिंग होती है। अगहनी कृषि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसमें अधिक से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसलें लगाई जाती है। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना मुख्य पैदावार होता है। इसमें अरहर और गन्ना साल भर तैयार होता है। रबी फसल, इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन इस फसल में खास उपजाऊ होता है। गर्मा फसल जो गर्मी के दिनों में यानी कि आपको अप्रैल मई में लगाया जाता है, जून जुलाई तक खत्म हो जाती है। इसमें जैसे कि आपको खीरा, ककड़ी, बतिया, तरबूज, खरबूज ये सब होते हैं। खदान फसलें यानी खाने वाली फसलें। बिहार में धान की सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है। तो धान का कटोरा रोहतास को कहते हैं और भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। 3 जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। भारत में चावल उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है और छठा बिहार का। बिहार में चावल का उत्पादन क्रमशः पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास सबसे ज्यादा है। गेहूं बिहार में धान के बाद दूसरा स्थान रखता है। यह रबी फसल है, नवंबर दिसंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में कट जाता है। मक्का बिहार का तीसरा खदान फसल है। बिहार में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार में होता है। मोटे अनाज के रूप में देखें तो महुआ, ज्वार, बाजरा आदि भी बिहार में होता है। तिलहन की फसल की बात करें तो सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, तिल ये सब भी बिहार में होते हैं। तिलहन की 2 फसलें हैं, एक रबी जिसमें राई, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, रेडी तथा दूसरी खरीफ है जिसमें सूरजमुखी और मूंगफली की खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, मजा आ रहा है तो यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। दलहन, बिहार के दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर आदि। दलहन उत्पादन में पटना, नालंदा, औरंगाबाद बिहार में प्रमुख स्थान है। तंबाकू में खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र उपयुक्त है। सरेना खेती समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में कुछ प्रमुख में तंबाकू की खेती बहुत ज्यादा होती है जिसे सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। सरेसा काफी वीवीआई पॉइंट से आपसे पूछा जाएगा। सब्जी, फल, मसाले, आलू, राज्य में सबसे ज्यादा आलू मुजफ्फरपुर में तथा दूसरे स्थान नालंदा का है। मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारों पर बहुत होता है। आम के उत्पादन में दरभंगा बहुत ही अव्वल है बिहार में और लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर। केला आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। बिहार में वैशाली, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, नौगछिया आदि में बहुत ज्यादा केला होता है। मखाने के लिए प्रसिद्ध है दरभंगा, मधुबनी। गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, ककड़ी और तरबूज की खेती होती है। बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा स्थान रखता है और फल के उत्पादन में छठा। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। नहर, बिहार में सिंचाई के लिए नहर मुख्य साधन है। आज़ादी के पूर्व की नहरें जो है जैसे सोन नदी, सोन परियोजना एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है जो 1874 में निर्माण हुआ। त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण 1909 में हुई जो गंडक नदी पर बना है, भारत नेपाल सीमा पर पश्चिमी चंपारण में। आज़ादी के बाद की नहरें जो है कोसी नहर है जो हनुमान नगर में बना है नेपाल की सीमा पर। गंडक नदी पर बना है त्रिवेणी। उसके बाद नदी घाटी परियोजना में देखेंगे तो हमने पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। तो 3 परियोजना बिहार में काफी महत्वपूर्ण है, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और सोन नदी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कोसी नदी परियोजना 1896 में किया गया और 1954 में यह बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल के संयुक्त सामूहिक प्रयास से यह कोसी बैराज 1965 में बनकर तैयार हुआ और लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बिहार की जो नदी की भयंकर बवाल मचाती है, जो बिहार की कोसी शोक नदी है, उसको कंट्रोल किया जाए। दुर्गावती जलाशय परियोजना, यह परियोजना रोहतास में है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर रोहतास जिलों को सूखाग्रस्त से दूर करना है। चलिए, दुर्गावती जलाशय जो है वो करमाइत बांध भी कहा जाता है। इस परियोजना की आधारशिला 1976 में केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने रखी थी। तो किऊल जलाशय परियोजना भी एक है जो बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, जो मुंगेर और लखीसराय को लाभ देता है। बागमती परियोजना, बागमती नदी सीतामढ़ी में बनाई गई है। बरनार जलाशय जो है जमुई जिले में है। और वन संसाधन के क्षेत्र में देखें तो बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन आच्छादित क्षेत्र जो है झारखंड में चला गया। तो बिहार में वन को 2 भागों में बांटा गया। एक अर्ध पतझड़ वन, जो वन का विस्तार सोमेश्वर, दून, शिवालिक के क्षेत्र में है, जो कि आपको दिखेगा पश्चिमी चंपारण वगैरह के जिलों में। और एक शुष्क पतझड़ वन मिलेगा आपको रोहतास और कैमूर के जिलों में। तो प्रमुख वृक्ष जो है वो खैर है, पलाश है, महुआ है आदि है। बिहार में कुल 7.84% वन ही है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना में है। कांवर झील, जहाँ पे प्रवासी आते हैं, साइबेरियन पक्षी, और उसके बाद डॉक्टर सलीम अली इस पक्षियों का स्वर्ग कहा एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, उन्होंने कांवर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा, जो बेगूसराय में है। कई स्वयंसेवी संस्थाओं भी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बिहार में कार्यरत है। मंदार नेचर क्लब भागलपुर में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सवाल आपसे पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न में है, बिहार में 60% क्षेत्रों में खेती होती है। 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 में हुआ। गंडक परियोजना 1961 में। वाल्मीकि नगर। बिहार की नहरों में सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। ये सवाल बहुत VVI आएगा, आपसे पूछेगा। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में और कांवर झील बेगूसराय में, यहाँ से पूछ लेगा आपसे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करें तो खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास का सूचक है। बिहार विभाजन के बाद खनिज संपदा का अधिकतर हिस्सा झारखंड में चला गया और बिहार में खनिज लगभग खाली हो गया। फिर भी बिहार में चूना पत्थर और पायराइट ही ऐसे 2 खनिज हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ये मुख्य रूप से बिहार के रोहतास जिले में पाए जाते हैं। ये काफ़ी पूछा गया सवाल है BPSC द्वारा कि जो बॉक्साइट है, जो चूना पत्थर है, पायराइट है, ये सब कहाँ मिलते हैं, तो रोहतास जिलों में मिलता है। मास्को वाइट बहुत ही उच्च कोटि का आवरक है, जो इसे बंगला रूबी के नाम से भी जाना जाता है। लाल तांबे का रंग का होता है और इसकी परत बहुत मोटी होती है। आवरक के 3 प्रकार का होता है, जैसे मास्को वाइट, फ्लोगोफाइट, बायोटाइट। बिहार में चूना पत्थर के रूप में कैमूर रोहतास में मिलते हैं। इसका प्रमुख रूप से सीमेंट में यूज होता है। अबरख मुख्य रूप से बिहार के गया जिले में है। अमझोर और पहाड़ी रोहतास में पायराइट 40% मिलता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पायराइट रोहतास और कैमूर के खानदान से मिलता है। सिंदरी। चलिए, डोलामाइट इस्पात की भुट्टियों में पाया जाता है। डोलामाइट बिहार के कैमूर और रोहतास पहाड़ियों में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्य रूप से मुंगेर जिला में पाया जाता है। थोड़ा बहुत बांका और जमुई में भी पाया जाता है। चीनी मिट्टी का भंडार भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलते हैं। लखीसराय, मुंगेर में स्लेट के संभावित भंडार पाए जाते हैं। सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद और सोरा में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सोरा जो है वो बम बनाने के काम आता है। चलिए, प्रमुख खनिज अगर देखेंगे तो ग्रेफाइट, जिसमें हम ब्लैक लीड या प्लम्बोगो के नाम से जाने जाते हैं, मुख्य रूप से रिफाइनरी उद्योग में उपयोग होता है। यह मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ग्रेनाइट का भंडार मुख्य रूप से भागलपुर में है। नवादा, बांका और मुंगेर जिले में भी थोड़ा बहुत मिलता है। कहलगांव भागलपुर एवं सुपर थर्मल पावर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित NTPC के अधीन है। तो ये काफ़ी विविया है। कहलगांव भागलपुर में है, सुपर थर्मल पावर है यहाँ। कांटी तापीय विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में है। ये भी बरौनी तापघर है, बरौनी, ये भी NTPC के अंतर्गत आता है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की तापीय विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना 1985 में हुई। बरौनी विद्युत परियोजना की 1962 में रूस की मदद से हुआ। बिहार राज्य जल विद्युत परियोजना BHPC की स्थापना 1982 में हुआ। चलिए अभ्यास प्रश्न में देखते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना गंगा के द्रोणी में है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। पायराइट खनिज धात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है और कांटी मुजफ्फरपुर में है और बरौनी बेगूसराय जिलों में। बरौनी थर्मल पावर बेगूसराय में। बिहार उद्योग एवं परिवहन,
अधिकतर बड़े उद्योग को छोटा नागपुर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य के अंग बन गए तथा बिहार के मानचित्र में बड़े उद्योग विलुप्त हो गए। खत्म कहानी। भारत में स्थापित होने वाली पहली चीनी मिल डच कंपनी 1840 बेतिया बिहार में ही हुई थी। ये काफी वीवीआई सवाल है। चीनी का जो गन्ने की उत्पादन, चीनी के उत्पादन में बिहार पहले कभी नाम हुआ करता था, अब तो सब खत्म हो गया, सारा नेतवा लूट लिया। जूट उत्पादन में बिहार का कुछ कुछ अभी भी महत्व है, जैसे दरभंगा, सहरसा, कटिहार, जो कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। बिहार में रेशमी वस्त्र का सबसे ज्यादा विकास भागलपुर में ही हुआ है। चलिए, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बरौनी में खाद कारखाना है, HURL। बिहार के बरौनी, बेगूसराय में HURL, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, यानी कि फर्टिलाइजर, यानी कि किसानों के लिए खाद बनते हैं यहाँ पर। बिहार में कांच का उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा में होता है। कागज बनाने का कारखाना बिहार में है, ठाकुर पेयर मिल समस्तीपुर, अशोक पेपर मिल दरभंगा। नोट, हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री है, राजगीर में आयुध कारखाना, चांडी में जैविक खाद कारखाना और दरियापुर छपरा में रेलवे चक्का का निर्माण उद्योग है। बिहार के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। बिहार का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जिसे ग्रांट GT रोड, शेरशाह सूरी रोड कहते हैं, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं थोड़ा बहुत और पॉइंट्स इस लास्ट में बचा हुआ है। रेलवे, बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में हुआ था, सर्वप्रथम 1860 में हुआ। बिहार के मोकामा में राजेंद्र पुल का निर्माण 1959 में हुआ था। ये काफी वीवीआई पॉइंट है। तो गंगा नदी पर सबसे पहले राजेंद्र पुल 1959 में बना था। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों पर होता है। बिहार के राजगीर में गृधकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप जाने के लिए रज्जू मार्ग का उपयोग होता है। रज्जू मार्ग 1972 में जापान सरकार के सहयोग से बनाएगा। मंदार हिल बिहार के बांका जिले में है। इसका पौराणिक धार्मिक महत्व काफी है, तो मंदार हिल के बारे में जरूर आपसे पूछेगा, काफी वीवीआई पॉइंट है। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? पटना। बिहार में सिगरेट कारखाना मुंगेर में, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, खाद कारखाना बरौनी। बिहार में कालीन बनाने का शहर औरंगाबाद है। अशोक पेपर मिल दरभंगा। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल लाइन है। पटना हवाई अड्डे का नया नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। बिहार रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुआ। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। मांद्रा हिल बांका जिले में है और राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट में। मानचित्र अध्ययन, तो मानचित्र अध्ययन जो है इसमें कोई खास चीजें है नहीं। चलिए, और यहाँ चीजें हमारी ये खत्म हो जानी चाहिए था। हाँ चलिए, उसके बाद मानचित्र अध्ययन में कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको वगैरह मैप के लिए बताया गया है। सुनामी जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का कारण लहरदार होकर तट से टकरा जाती है, तब इसे सुनामी कहते हैं। आपदा मानव तथा प्रकृति दोनों होते हैं, जैसे मानवीय आपदा, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, ये सब मानव है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब है प्राकृतिक आपदा। कोसी नदी विनाश लीला के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री भूकंप है। चलिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। बिहार में 2008 में भारत और नेपाल सीमा पर तटबंध के टूटने से बहुत भयानक जो है बाढ़ आई थी, जिसके कारण काफी बिहार में दिक्कतें आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध का नाम भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। नर्मदा नदी पर नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर नदी पर। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर कृष्णा सागर झील बना है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर पंत सागर झील है। जलाशय, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग आई बांध चीन में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध उत्तराखंड में। बिहार की शोक नदी है कोसी। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र उत्तरी बिहार। 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ या सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए, इकाई 3 में आपदा प्रबंधन में 2-3 चीजें समझनी है। ये सिर्फ समझने वाली चीज है, जैसे भूकंप और सुनामी। देखिए, जब स्थलीय भाग में नीचे पृथ्वी की प्लेटें टकराती है तो उसे भूकंप कहते हैं, और यही प्लेट जब समुद्री भाग में टकराते हैं तो उसे सुनामी कहते हैं। दोनों ही स्थिति में बहुत ज्यादा विनाश होता है, भूकंप में भी और सुनामी में। ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखना होगा। भारत का जो 5 भूकंपीय पेटी यानी जोन में बांटा गया है। भूकंपीय तरंग होता है P, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग S और तृतीय तरंग L, PSL। P तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, VVI है। S तरंगे उसके बाद पहुंचती है, इसकी गति थोड़ी सी कम होती है।
एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है? भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले अनुभव होती है। भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं। महासागरीय तलीक पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, जिसे बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग पी तरंग है, जिसे प्राइमरी या प्राथमिक तरंग कहते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का यूज किया जाता है। काफी वीवीआई सवाल यहाँ से आ सकता है। रेडियो तरंग निम्न उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। सुदूरी संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए करी जाती है। आपदा और सह अस्तित्व इकाई 6 में गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। ये काफी वीवीआई है, बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है, आपको भी पूछा जाएगा। भूसंखलन के 5 रूप होते हैं। बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना, कंकर पत्थरों का खिसकना, कंकर पत्थरों का गिरना, चट्टानों का खिसकना और चट्टानों का गिरना। यह भूसंखलन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होता है, जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कोई बड़ी बात थी नहीं, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ज्योग्राफी क्लास 10th खत्म। हमने महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न किए हैं, वहीं से आपके जो एग्जाम है उसमें सवाल बनेंगे। अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपनों का ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।